पाकिस्तान आखिरकार अंदर से बर्बाद क्यों होता जा रहा है? आगे पाकिस्तान के लोगों का क्या होगा? और कंगारू आखिर अपने बच्चे को जन्म कैसे देता है? प्रेगनेंसी नहीं होती 9 महीनों बल्कि होती है 30 दिनों की। और क्या कभी आपने ऐसा मिलिट्री टैंक देखा है जो कि अपने आप हो जाता है गायब? और बुल और राइनो में से आखिर ज्यादा ताकतवर कौन है? और एक 18 साल की लड़की ने की कार की चोरी, फिर जब सजा मिली तो क्यों रोने लगी उसकी माँ? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हमारा पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान अंदर से जल रहा है, यानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यहाँ के पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं, यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है और महंगाई इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि अब सब्जियाँ भी सोने के दाम बिक रही है। और दूसरी ओर जो सिविल वॉर चल रहा है उसके बारे में तो क्या ही कहना। इन सब चीजों ने वहाँ के आम नागरिकों की जिंदगी को नर्क बना दिया है और इन सब का कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी तक पाकिस्तान के 22 प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और शहबाज शरीफ वहाँ के 23वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं और लोगों को लगा इनके आने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन हालात बस बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि पहले के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन करवाने के लिए रैली निकाल रहे हैं और पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी का कारण वहाँ की आर्मी भी है। जब भी भारत के साथ पाकिस्तान अच्छे रिलेशन बनाने जाता है तब आर्मी के लोग तख्ता पलट कर देते हैं। नंबर 2, अगर सबसे यूनिक जन्म देने का तरीका कहा जाए तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा कंगारू का। जैसे कि बाकी जानवर 10 से 20 महीने लगाते हैं, वहीं बेबी कंगारू का जन्म मैटिंग करने के बस 32 दिनों के बाद हो जाता है। जब कंगारू का जन्म होता है तब वो बस एक चावल के दाने जितना होता है और बस 1 ग्राम का होता है। बच्चे को जन्म देने में कंगारू को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि फीमेल कंगारू के कोख से बस 1 चावल के दाने जितना जानवर ही बाहर निकलता है। कंगारू जब जन्म लेता है तो वो बस आधा विकसित हुआ होता है, फिर वो जाके फीमेल कंगारू के स्तन में जाके चिपक जाता है और वहीं से पोषण लेता है। और इन सब के बस 3 हफ्ते बाद बेबी कंगारू पूरा बड़ा हो जाता है और बाहर की दुनिया देखने के लिए तैयार हो जाता है। यानी एक कंगारू का बच्चा बस 2 महीने के अंदर ही पैदा हो जाता है। नंबर 3, ये जो टैंक है इसे घोस्ट टैंक कहा जाता है, क्योंकि रात में ये टैंक गायब हो जाता है। अब ये रियल में तो गायब नहीं होता, लेकिन ये इतने अच्छे से कैमोफ्लेज करता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर टैंक है। इसकी ये कैमोफ्लेज करने की टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूनिक है और कमाल की है। ये रात के साथ दिन में भी कैमोफ्लेज कर सकता है और अगर जंगल में या फिर कहीं पर भी थोड़ा भी अंधेरा है तो इस टैंक को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। पर इस टैंक का आविष्कार गलती से हुआ था। स्वीडन के मिलिट्री रिसर्चर्स एक ऐसा टैंक बनाना चाहते थे जो कि बहुत ज्यादा लाइट वेट हो और बहुत ही खतरनाक गोलियों को फायर कर सके, लेकिन उनसे घोस्ट टैंक बन गया। पर वो अपने काम से नाराज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पहले वाला आइडिया से भी ज्यादा अच्छा था। ये टैंक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये थोड़ी बहुत पानी, बर्फीले और कैसे भी लैंडफॉर्म में चल सकता है। नंबर 4, बुल और राइनो में से ज्यादा ताकतवर कौन है? राइनो देखा जाए तो बुल से हर एक मामले में ताकतवर है। राइनो बुल से ज्यादा बड़ा है, उसकी चमड़ी ज्यादा ताकतवर है, साथ ही उसके पास एक बहुत ही ज्यादा धारदार सींग है और इसीलिए जब भी राइनो और बुल की फाइट होती है तो राइनो हर बार उसे पछाड़ देता है और ये जानते हुए भी बुल हमेशा राइनो से टकराता रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे राइनो का एक ही हमला बुल के लिए काफी था। एक बार में ही बुल उल्टा गिर गया, साथ ही राइनो एक साथ 2 बुल को भी आसानी से संभाल सकता है। इस वीडियो में ये राइनो बुल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और इसीलिए वो कंटिन्यू बुल के ऊपर हमला करता जा रहा था। एक दूसरा बुल भी इस लड़ाई के बीच आया, लेकिन फिर भी राइनो नहीं रुका। इस हमले में बुल को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि राइनो के सींग बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं और यहाँ पर राइनो ने बहुत सारे उसे सींग मारे हैं। नंबर 5, माँ अपने बच्चों से कितना ज्यादा प्यार करती है ये बात तो हम सब जानते हैं। अब जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को जेल जाते नहीं देख सकती। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। ये 18 साल की लड़की ने एक कार जैकिंग यानी कि कार चोरी करने की कोशिश की थी। इसने पूरा प्लान किया था और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर गई, लेकिन वहाँ जाकर ये एक गैंग वार में बदल गया, जहाँ पर कई लोगों को गोलियां तक लग गई। आप कह सकते हैं इसकी किस्मत ही बहुत ज्यादा अनलकी थी, जिसके बाद इसे जिंदगी भर की सजा दी गई। आप सोच सकते हैं एक 18 साल की बच्ची की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई तो उसकी माँ को कितना ज्यादा बुरा लगेगा। इसके बाद इसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी, पर इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाले थे। नंबर 6, वेस्ट अफ्रीकन और जो पैसिफिक आइलैंडर हैं उन लोगों के खून में एक अननोन ह्यूमन स्पीशीज का डीएनए मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा हम होमो सेपियंस हैं और हमारे पहले और भी कई अलग अलग इंसानी प्रजाति के लोग रहते थे, जैसे कि होमो इरेक्टस, और इसीलिए इन सबके भी डीएनए आज हमारे खून में मौजूद है, क्योंकि उन्हीं से इन्वॉल्व होकर हम यहाँ तक आए हैं। और जिस भी रीजन में लोग रहते हैं उनके हिसाब से उनके खून में अलग प्रकार के पौराणिक इंसानों का डीएनए मिलता है। लेकिन वही जो वेस्ट अफ्रीकन और पैसिफिक आइलैंड्स में रहने वाले लोग हैं उनके खून में एक खास तरीके का डीएनए मिलता है, जो कि अब तक पाई गई किसी भी ह्यूमन स्पीशीज से भी नहीं मिलता। तो ये रहस्यमय इंसान कौन है अभी तक किसी को नहीं पता। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पेपर को फायर प्रूफ बना सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, पर ये बिल्कुल सच है। आपको
आपको पता होगा कि जैसे ही पेपर आग के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप जल उठता है, लेकिन इसी पेपर को अगर आप किसी गोल सिलेंडर जैसी चीज पर बांध दोगे तो फिर इस तरीके से उस आग के नीचे रखोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि आग की जो गर्मी है वो सब लकड़ी सोख लेगी और पेपर को जलने से रोकेगी। लेकिन कुछ देर हो जाने के बाद ये पेपर धीरे धीरे काला पड़ जाएगा और राख बन जाएगा और अभी भी इसमें आग नहीं लगेगी। वो तो बस गर्मी की वजह से इसके अंदर का पानी या फिर मॉइस्चर सूख जाएगा और एक काले डस्ट में तब्दील हो जाएगा। वाकई में विज्ञान कमाल का है। नंबर 8, ये बात आप लोगों को मालूम होगी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, पर इससे पहले की कहानी आपको नहीं मालूम होगी। दरअसल अंग्रेजों ने अपने एक आदमी को भारत पर निरीक्षण करने के लिए भेजा। वो चाहते थे कि पूरे भारत को अच्छी तरह से जान लिया जाए, फिर उसके बाद भारत में जाकर अपनी फैक्ट्रियां लगाई जाए। फिर 1835 में एक आदमी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, जिसने पूरे भारत को अच्छी तरह से घूमा। फिर उसने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पत्र लिखा और उसने उस पत्र में कहा कि पूरे भारत में एक भी भिखारी नहीं है और भारत में एक सूरत ऐसी सिटी है जिसकी संपत्ति यूरोप के अन्य देशों से भी ज्यादा है और यहाँ पर लगभग 7,32,000 गुरुकुल है और इनके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना होगा, तभी हम भारत पर अपना कब्जा कर पाएंगे। फिर अंग्रेजों ने इंडियन एजुकेशन एक्ट को लागू किया जिसमें सभी साधुओं को जिंदा जला दिया गया और बहुत सारे अत्याचार साधुओं पर किए। उसके बाद अंग्रेज भारत में आकर अपना साम्राज्य बसाने लगे। धन्यवाद।